हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ज्योग्राफी। आज हम आपके लिए लाए हैं मानव भूगोल का अध्याय मानव अधिवास। इससे पहले हमने मानव भूगोल के कई चैप्टर के बारे में या अध्याय के बारे में अध्ययन किया है। आज हम बात करेंगे मानव अधिवास के मानव अधिवास होते क्या है, मानव अधिवास का उपयोग क्यों किया जाता है, वह इनकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा इनके प्रकार और उनके वर्गीकरण के बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलो फिर हम आज शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक मानव अधिवास। सबसे पहले अधिवास होता क्या है, अधिवास किसे कहते हैं, वह अधिवास क्या होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य अपने अर्थ निर्वाह जीवन निर्वाह के लिए स्थायी रूप से किसी स्थान पर बस जाता है या अस्थायी रूप से किसी स्थान पर बस जाता है। बसने के बाद में उसकी महत्वपूर्ण व मूलभूत इकाई होती है मकान। जब वो अपने रहने के लिए मकान का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। तथा जब इन आवासों की संख्या बढ़कर अधिक हो जाती है और एक संगठित समूह के रूप में वो देखने को मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अधिवास कहते हैं। इसी प्रकार अधिवास की परिभाषा होती है, आवासों के समूह को अधिवास कहा जाता है कि जिसमें एक से अधिक आवास होंगे उसे हम क्या कहेंगे, अधिवास कहेंगे। पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहा जाता है। अब अधिवास का उपयोग कि मानव अधिवासों का उपयोग क्यों करता है, किस लिए मानव को अधिवास बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। नंबर 1, मानव निवास के लिए, कि मानव अपने आप को सुरक्षित रखने व अपने आप को किसी स्थान पर रहने के लिए अधिवास या आवासों का निर्माण करता है। नंबर 2 है मानव के अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अधिकारों की पूर्ति करने के लिए। अब क्या कहता है कि मानव के जो सामाजिक कार्य है, जो आर्थिक कार्य है, जो सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य है, इनकी पूर्ति के लिए वह आवासों का निर्माण करता है तथा अपनी सुरक्षा के लिए करता है, अपने पशुओं को रखने के लिए करता है, अपने कृषि की उपज को भंडारण करने के लिए रखता है। तो इस प्रकार से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिवासों का निर्माण करता है, जिसमें वह सुरक्षित रह सके, अपने धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों को पूरा कर सके, वह अपने निवास के लिए उपयोगी अधिवास का निर्माण कर सके। फिर है प्रोफेसर विडा डी ला ब्लास द्वारा दी गई परिभाषा। अधिवास का संबंध मानव द्वारा स्वयं के आवास व अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए निर्मित संरचना से है। और विडा डी ला ब्लास क्या कहते हैं कि मानव का अधिवास का संबंध ऐसे स्थान से या ऐसे मकान से या ऐसी रचना से संबंधित है जिसकी रचना वो अपनी सुरक्षा व अपनी संपत्ति अपनी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए जिसका निर्माण करता है, वो क्या कहलाते हैं, अधिवास कहलाते हैं। फिर है मानव अधिवास की उत्पत्ति, कि मानव अधिवास की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से मानव को लगा कि उसे एक अधिवास या आवासों का संगठित समूह बनाकर रहने की आवश्यकता महसूस हुई। पशुपालन व कृषि कार्य आरंभ किया तो पशुओं व स्वयं की सुरक्षा व अनाज भंडारण के लिए अस्थायी अधिवास की आवश्यकता महसूस हुई। अब क्या कहता है कि जब मनुष्य ने पशुपालन व कृषि कार्य करना आरंभ कर दिया, अब पशुपालन, पशुओं की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, कृषि कार्य करने में कृषि का उत्पादन करना, एक स्थान पर कृषि का ध्यान रखना, उससे उत्पादन की गई वस्तुओं का भंडारण करना आदि के लिए उसको लगा कि उसको एक स्थान पर रहकर इस प्रकार के कार्य करने चाहिए, जिसके लिए उसने आवासों का या अधिवासों का निर्माण करना आरंभ कर दिया। 5000 वर्ष पूर्व मिस्र, सिंधु, दजला, फरात सभ्यताओं के विकास के साथ अधिवास का विकास हुआ। कि आज से 5000 वर्ष पूर्व, यानी 50,000 ईसा से 5000 वर्ष पूर्व विश्व में ऐसी कई घाटी सभ्यताएं विकसित हुई। वहीं से आपको अधिवास, संगठित अधिवासों का समूह देखने को मिलता है। फिर उसके बाद है अधिवासों के प्रकार, कि अधिवासों के कितने प्रकार है। मुख्यतः अधिवासों को 2 प्रकार के आधार पर बांटा गया, जिसमें पहला एक है अधिवास की उत्पत्ति के आधार पर, कि अधिवासों का निर्माण किस उत्पत्ति या किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति या किस प्रकार का उसका निर्माण किया गया उसके आधार पर। दूसरा है प्राकृतिक दशा व आधारभूत कार्यों के आधार पर। दूसरा है प्रकृति के द्वारा किए गए कार्य, प्रकृति द्वारा दिए गए कार्य व मानव को अपने अर्थ पूर्ति के लिए किए गए कार्यों के आधार पर। इसमें नंबर 1 है अधिवास की उत्पत्ति के आधार पर। अधिवास की उत्पत्ति के आधार पर इसको मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है अस्थायी अधिवास और नंबर 2 है स्थायी
अधिवास। अस्थायी अधिवास तो वे अधिवास होते हैं जिसमें मनुष्य केवल कुछ ही समय के लिए प्रवास या रहवास करता है, उसके बाद में उसको छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चला जाता है, वो क्या कहलाते हैं? अस्थायी अधिवास। और स्थायी अधिवास वह होते हैं जिसमें वह अपने ही जहाँ पर वह खेती करता है या जहाँ पर वह पशुपालन करता है वहाँ पर जीवन पर्यंत तक निवास करता है, वो होते हैं अस्थायी अधिवास। अब देखो अस्थायी अधिवास, अब है अस्थायी अधिवास। अब अस्थायी अधिवास किसे कहते हैं? अस्थायी अधिवास में किन किन चीजों को हम अंतर्गत रख सकते हैं? प्राचीन समय में अधिवास शिकार, मौसम की अनुकूलता, पशुचरण, सुरक्षात्मक दृष्टि से कुछ समय के लिए निर्मित किए जाते थे। कि प्राचीन समय में जब मानव की उत्पत्ति हुई उस समय से लेकर कई वर्षों तक मनुष्य एक घुमक्कड़ प्राणी की तरह अपना जीवन यापन करता था। आग खेत करके जीवन यापन, मौसम के हिसाब से विचरण करना, पशुचरण करना, अपनी सुरक्षा के लिए गुफाओं कंदरों में निवास करना, इस प्रकार के कार्य करता था। उस समय उसे अस्थायी अधिवास की आवश्यकता पड़ती थी। जैसे शिकार करने के लिए जहाँ जाता, जहाँ शिकार मिल जाता वहाँ शिकार करके उसका भक्षण करता, उसको रहने के लिए वहाँ पर स्थान की आवश्यकता पड़ती थी। फिर अगले दिन वापस नए स्थान की खोज में निकल जाता था। मौसम की अनुकूलता कि जब उसने स्थानांतरण कृषि करना या जब हिम युग आया तो हिम युग के अंतर उसने उस स्थान को छोड़कर किसी ऐसे स्थान को चुना जहाँ पर हिम नहीं है या बर्फबारी नहीं हो रही, वहाँ स्थानों पर जाकर उसने बसना आरंभ किया। जब वह अंतर हिम युग यानी जब हिमकाल समाप्त हुआ तो पुनः अपने स्थान पर लौट गया। इस प्रकार से वह अस्थायी अधिवासों का भी निर्माण करता है। अपने पशुचरण के लिए कि उसने पशुओं को पालतू बनाया, अब उसके भरण पोषण के लिए उसको चराने के लिए भी उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करना पड़ता था, या मौसमी विचरण भी, ऋतु प्रवास भी करते थे, है ना। और ये अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ही समय के लिए ऐसे अधिवासों का निर्माण किया जाता था। वर्तमान में जनजातियों द्वारा स्थानांतर कृषि, नागा, पशुचरण, किर्गिज, एस्किमो, इग्लू, टेंट व बनाकर निवास करते हैं। वर्तमान में भी आज भी ऐसी कई जनजातियां हैं जो अस्थायी अधिवासों का निर्माण करती है। कि भारत या विश्व में पाए जाने वाले जनजाति मुख्यतः अस्थायी अधिवासों का निर्माण करते हैं, क्योंकि उनका आर्थिक कार्य शिकार, संग्रहण, कृषि, स्थानांतर कृषि आदि के द्वारा अपने जीवन निर्वाह का कार्य करते हैं। इसीलिए उन्हें अस्थायी अधिवास बनाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे भारत में नागा जो जनजाति है वो पशुचरण स्थानांतर क्या करती है? कृषि करती है। तो स्थानांतर कृषि करने के लिए 2 या 3 वर्ष तक वहाँ निवास करने के बाद में उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाना पड़ता है। जैसे किर्गिज जनजाति है जो पशुचरण करती है, जो ऋतु के आधार पर क्या करती है? प्रवास करती है। ठंड में अपने स्थान को छोड़कर ऐसे स्थानों पर जाती है जहाँ जाती है जहाँ पर वहाँ पर पशुओं को चराने के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध हो। एस्किमो जनजाति जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ के मकान इग्लू बनाते थे। गर्मियों में सील मछली या वेल मछली की खाल से वो या ध्रुवीय भालू की खाल से टेंट का निर्माण करते हैं। तो ये थे अस्थायी। फिर उसके बाद में है स्थायी अधिवास। कि मानव ने स्थायी अधिवास का निर्माण किस प्रकार करना आरंभ किया या मानव ने स्थायी अधिवास को क्यों चुना? कि उत्तर पाषाण युग में स्थायी कृषि के साथ में स्थायी अधिवास बने। अब क्या कहता है, जब उत्तर पाषाण काल आया तब मनुष्य ने स्थायी कृषि करना आरंभ भी कर दिया, यानी एक ही स्थान पर रहकर उसने कृषि करना आरंभ किया। कृषि के साथ में अपने पशुओं को पालतू बनाया, तो उनके रक्षण, उनके भक्षण व तथा अपने कृषि की उत्पादकता को सुरक्षित रखने के लिए उसने स्थायी अधिवासों का निर्माण करना आरंभ कर दिया और एक स्थायी रूप से उसी स्थान पर बस गया। फिर वह है कि स्थायी अधिवास निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब स्थायी अधिवास के लिए कुछ बातें दी गई है कि वहाँ पर ये सुविधाएं होगी तभी वहाँ पर स्थायी अधिवास हो सकता है। स्थानीय शिक्षित संसाधन, यानी मनुष्य ने इस स्थान पर जहाँ पर स्थायी अधिवास का निर्माण किया वहाँ पर संसाधनों की क्या होनी चाहिए? भरपूर होनी चाहिए, जिससे उसका निर्वाह या उसका खनन करके या उसका उपयोग करके अपने जीवन का निर्वाह कर सके। बाहरी विश्व से संबंध, कि स्थायी अधिवास के लिए ऐसे स्थानों को चुना जाता है जिसका संबंध बाहरी या विश्व के अन्य देशों से, अन्य राज्यों से होता है, जिससे आवागमन, परिवहन, व्यापार आदि की सुविधा उपलब्ध हो सके। भावी उन्नति की संभावनाएं, यानी उनको ऐसा लगे कि जहां पर भविष्य में और उन्नति की जा सकती है, ऐसे संसाधन होने चाहिए या ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे भविष्य में वो और उन्नति प्राप्त कर सके। सुरक्षा, धार्मिक, सांस्कृतिक व आर्थिक कारक भी इसके लिए उत्तरदायी है, यानी मनुष्य अपने रहने के लिए स्थायी अधिवास का निर्माण वहां करेगा जहां उसे पूर्णतः सुरक्षा अनुभव होगी, जहां पर युद्ध, आक्रमण आदि से वो डाकू है, चोरी चकारी आदि से क्या हो? मुक्त हो।
धार्मिक स्थल, मंदिर है, गिरजाघर है, मस्जिद है, मंदिर है आदि स्थानों को वह स्थायी अधिवास के रूप में चुनता है। सांस्कृतिक व आर्थिक कारण, जैसे अर्थ की पूर्ति, समाज हो, अच्छे लोग हो, तो वहाँ वहाँ पर स्थायी अधिवास का निर्माण करता है। ये थे। इसके बाद है मानव अधिवासों का निर्माण निर्णय उद्देश्य की पूर्ति की, निम्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। कि मानव अधिवासों का निर्माण किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जाता है, उनके बारे में अब दिया गया है। नंबर 1 है भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा हेतु। जैसा कि जानते हैं कि विश्व में अलग अलग प्रकार के मौसम है, वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म काल है, शीतकाल है, कहीं पर बर्फ पड़ती है तो कहीं गर्मी अधिक है, कहीं पर वर्षा भी अधिक होती है। उस मौसम की कठोरता को कम करने या अपने रहने उचित रहने के लिए अधिवासों का निर्माण करता है। खाद्य व उद्योग सामग्री के भंडारण हेतु, कि खाद्य व उपयोगी जो सामग्रियाँ होती है अपने भरण पोषण के लिए या अपनी सुख सुविधाओं के लिए जो सामान दिए गए जो सामग्री है उनको सुरक्षित रखने के लिए भी वो अधिवासों का निर्माण करता है। जंगली जानवर और पशुओं से सुरक्षा के लिए, अब जो जंगली जानवर और पशु होते हैं उनसे अपनी सुरक्षा के लिए भी अधिवासों का निर्माण करता है। सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व शिक्षक कार्यों के लिए भी करता है, कि अपने सामाजिक कार्य, उसके सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कार्यों के लिए उसे अधिवासों का निर्माण करना पड़ता है। पारिवारिक व विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए, एक पारिवारिक सुख व विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए, पूर्ण सुख सुविधाओं के साथ जीवन जीने के लिए उसे अधिवासों का निर्माण करना पड़ता है। ये थे मानव अधिवासों के निर्माण। इसमें हमने अध्ययन किया मानव अधिवासों की उत्पत्ति के आधार पर। अगले वीडियो में हम मानव अधिवासों के आधारभूत कार्यों के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे, जो मुख्यतः 2 प्रकार का है। एक तो ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास।